हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, पब्लिक एड के अंदर ये अगली वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और आज इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं विकास प्रशासन को, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। इसका मतलब क्या होता है और ये कहां से शुरू होता है और इसके पीछे क्या कारण था कि आखिर विकास प्रशासन एक अलग से शाखा के रूप में पब्लिक एड में शुरू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो विकास प्रशासन का जो सबसे पहला प्रयोग वो एक इंडियन थिंकर थे, यूएल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग किया था 1955 के अंदर। 1955 के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। इनका ये एक लेख था, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955 में। तो इसी में सबसे पहले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है, फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो यूएसए के, अमेरिका के एक थिंकर है, वो है जॉर्ज गांट। ये फादर है डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये यूएसए के हैं और इन्होंने भी एक बुक लिखी है। ठीक है, इनकी बुक है और उसी बुक की वजह से ये फादर माने जाते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। इन्होंने बुक लिखी थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल एंड मेथड, और ये बुक 1979 में प्रकाशित हुई थी इनकी, 1979 में जॉर्ज गांट की। ठीक है, और लेकिन जो फेरल हिडी है, फेरल हिडी विकास प्रशासन में एक बड़े नाम है। इन्होंने डोनाल्ड सी स्टोन को, डोनाल्ड सी स्टोन को पहला व्यक्ति माना है जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया है। अब यहां पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना यूएल गोस्वामी और डोनाल्ड सी स्टोन में। ठीक है, तो ये डोनाल्ड सी स्टोन थे, इन्होंने इस शब्द को गढ़ा है। ठीक है, इस शब्द को बनाया है और पहली बार प्रयोग किसने किया है? लेख के अंदर, यानी उसके ऊपर शोध किसने किया है, उसके ऊपर काम किसने किया है? तो काम सबसे पहले किसने किया है? यूएल गोस्वामी ने किया है 1955 के अंदर। लेकिन गढ़ा किसने है, वो शब्द बनाया किसने है? तो ये शब्द बनाया था डोनाल्ड सी स्टोन ने सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो गया। लेकिन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले उन बातों को हमें समझना पड़ेगा और इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसको दो तरीके से लोग समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है पब्लिक एड का विकास। ठीक है, कि पब्लिक एड का विकास कैसे कैसे हुआ, वो आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन ये गलत धारणा है। इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। आगे हम जब FW रिग्स को इसमें पढ़ेंगे, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने दो प्रकार से परिभाषित किया है। पहला तो विकास का प्रशासन, ठीक है, विकास का प्रशासन, और दूसरा प्रशासन का विकास, दोनों ही रूप से इसको परिभाषित किया है। तो वो हम इसको बाद में देखेंगे। मेनली विकास प्रशासन का यहाँ पे जो मतलब है वो है विकास के लिए हम प्रशासन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हम कैसे वो तकनीकें यूज करें जिसके द्वारा हम क्या कर सके, विकास कर सके। उसी के ऊपर मेजर फोकस है विकास प्रशासन का। ठीक है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, हमारे प्रशासक कैसे हो, वो कैसे विकास के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं एसोसिएटेड थिंकर कि इसके साथ थिंकर कौन कौन जुड़े हैं विकास प्रशासन के साथ। तो सबसे बड़ा नाम इसमें जो है वो है AW वीडनर। ठीक है, वीडनर सबसे बड़ा नाम है विकास प्रशासन के अंदर। उसके बाद है FW रिग्स। तीसरा नाम है जोसेफ ला पालोम्बा, जोसेफ ला पोलाम्बा।
स्पेलिंग्स आपने देख लेना है, जोसेफ लापोलाम्पा। नेक्स्ट है फेरल हिडी, ये आपके मेन है। उसके बाद जो फिफ्थ इसमें वो है लुशियन पाई। लुशियन पाई पब्लिक अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी लुशियन पाई को पढ़ा होगा। और लास्ट इसमें है डब्ल्यू जे सैफिन। डब्ल्यू जे सैफिन। इसके अलावा और भी थिंकर्स है, लेकिन आपके लिए यही याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये मेन थिंकर इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद समझने की जरूरत है कि विकास प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ी, विकास प्रशासन के उद्भव के क्या कारण थे, इमरजेंस के कारण क्या थे। तो सबसे पहला जो कारण था विकास प्रशासन के आने का, जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, आपका जो पारंपरिक एडमिनिस्ट्रेशन था पहले जो यूज किया जाता था, वो क्या है, वो मीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। पहले वाला प्रशासन क्या है, मीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, हथियारों के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। हथियार मीन्स कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं प्रशासन के लिए, ठीक है। तो मीन्स के ऊपर ये ज्यादा फोकस करता था, एंड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता था। यानी ये किस प्रकार के साधन होने चाहिए, किस प्रकार की पद्धतियां, किस प्रकार के मेथड हम प्रशासन में यूज करें, उसके ऊपर फोकस करते थे। लेकिन ये एंड के ऊपर जो हमारा लक्ष्य था जो हमारा प्रशासन का लक्ष्य था, उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। और यही पहला कारण बना कि विकास प्रशासन हमारे सामने आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कारण था डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया, क्योंकि जब डीकोलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेशवाद हुआ, तो बहुत सारे नए देश स्वतंत्र हुए। बहुत सारे जब नए देश स्वतंत्र हुए तो वो अल्प विकसित थे या फिर विकासशील थे, उनका विकास नहीं हुआ था। तो उन देशों का तीव्र गति के साथ विकास कैसे किया जा सके, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनको कैसे बनाया जा सके, तो ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा इसमें काम रहा। तो डीकोलोनाइजेशन एक फैक्टर के रूप में माना जाता है विकास प्रशासन के उद्भव के। उसके बाद यूएनओ ने क्या किया, जो ये डीकोलोनाइजेशन कंट्रीज थी या नेशन थे, इनके विकास के लिए क्या है, प्रोत्साहन देने की कोशिश की, कुछ फंड देने की कोशिश की कि इनके विकास को हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे इन्हें विकसित देशों की कैटेगरी में ला सकते हैं और बेसिक नीड्स को हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो यूएनओ ने जब अपनी पॉलिसीज, अपना फंड देना शुरू किया देशों को, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फंड तो हमने दे दिया है, यूएनओ ने फंड तो दे दिया है, बहुत से विकास कार्य तो कर लिए, लेकिन उन विकास कार्यों को अच्छे तरीके से लागू कैसे किया जा सके। तो लागू करने का काम किसका होता है, प्रशासन का काम होता है। तो यूएनओ की जो नीतियां थी उसको लागू करने के लिए भी विकास प्रशासन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यूएसए का विकासशील देशों को टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट। जैसा यूएनओ सपोर्ट दे रहा था, वैसे ही यूएसए भी टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था विकासशील देशों को, ठीक है। जो नए नए स्वतंत्र हुए थे उनके विकास के लिए यूएसए भी दे रहा था। तो सबसे पहले यूएसए के अंदर ही विकास प्रशासन का उद्भव होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जॉर्ज गांट फादर माने जाते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो यूएसए से ही थे। तो यूएसए ने इनिशिएट किया विकास प्रशासन को और यूएसए ही कारण बना इसके उत्पत्ति का, ठीक है। हालांकि यूएल गोस्वामी ने उसे यूज जरूर किया था। पांचवा कारण था कैग, ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। ये 1960 में बना था, पहले ही आपको बता चुका हूं। और कैग ने विकास प्रशासन के लिए काम किया है। इन्होंने नियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काम किया है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काम किया है। तो कैग की उत्पत्ति ने भी विकास प्रशासन को क्या है, प्रोत्साहन दिया। उसके बाद नेक्स्ट है विकासशील देशों में पश्चिमी मॉडलों की नाकामी। जो विकासशील देश थे, जो नए नए आजाद हुए थे, उनके ऊपर वो मॉडल लागू नहीं हो रहे थे जो पहले बनाए गए थे। पारंपरिक जो मॉडल थे वो विकासशील देशों पे लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो स्पेसिफिक
विकसित देशों के लिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज के लिए ही बनाए गए थे। तो कुछ इस प्रकार के हमने कानून या फिर इस प्रकार के प्रशासनिक कानून बनाने की हमें जरूरत पड़ी जो विकासशील देशों के ऊपर भी लागू हो सके। तो इसके लिए भी क्या है, विकास प्रशासन की उत्पत्ति होती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हमने बेसिक सा समझ लिया कि इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, लेकिन जो मेन चीज यहाँ पे है, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विकास प्रशासन ट्रेडिशनल प्रशासन से यानी पारंपरिक प्रशासन से किस प्रकार से भिन्न है। विकास प्रशासन जो है वो ट्रेडिशनल प्रशासन से किस प्रकार से भिन्न है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं विकास प्रशासन को, विकास प्रशासन, और ये है आपका पारंपरिक प्रशासन। दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन दोनों के बीच, क्योंकि हमेशा कंपेयर करके पूछा जाता है कि ये किसकी विशेषता है और ये किसकी विशेषता है। ठीक है, पारंपरिक की और विकास प्रशासन में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। जो विकास प्रशासन है वो क्या है, वो है परिवर्तन उन्मुखी, परिवर्तन उन्मुखी है। ये परिवर्तन उन्मुखी यानी चेंज ओरिएंटेड है। और आपका जो पारंपरिक था, ट्रेडिशनल था, वो क्या था, स्टैटिक। तो ये बदलाव की बात करता है। विकास प्रशासन का पहला लक्ष्य क्या है, ये बदलाव की बात करता है, सामाजिक बदलाव की बात करता है, राजनीतिक आर्थिक बदलाव की ये बात करता है विकास प्रशासन। जबकि आपका पारंपरिक प्रशासन स्टैटिक था। स्टैटिक जैसे आप ब्यूरोक्रेसी को देख सकते हैं तो वो बिल्कुल स्टैटिक था, वो उन्हीं कानूनों को चलाने की बात करता था जो पहले बनाए जा चुके हैं, लेकिन ये उनमें चेंज करने की बात कर रहा था। तो ये विकास प्रशासन की पहली विशेषता है। दूसरा, ये उद्देश्य उन्मुख है, उद्देश्य उन्मुख है यानी गोल ओरिएंटेड है। ये क्या है, गोल के ऊपर फोकस करता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, चेंज मींस जो आपका पारंपरिक था वो क्या था, वो मींस के ऊपर फोकस करता था, यानी साधनों के ऊपर ये ज्यादा फोकस करता था और उसी के विकास के लिए इसने काम किया था कि कैसे हम साधन यूज करें। लेकिन इसने क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया कि हम मींस चाहे जो मर्जी यूज करें, लेकिन हमारे जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हमें करनी ही पड़ेगी, और वो प्राप्ति हम कैसे करेंगे उसके लिए हम विकास प्रशासन में काम करेंगे। तीसरा, ये गतिशील और लचीला है। ये क्या है, गतिशील है, डायनेमिक है। ठीक है, गतिशील और लचीला, फ्लेक्सिबल भी है। ये क्या है, डायनेमिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जबकि ये वाला आपका क्या था, पहले ही बता चुका हूं, स्टैटिक एंड हार्ड। यानी ये क्या था, ये बहुत ही आप बोल सकते कठोर था और ये चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता था, और ये पदानुक्रम यानी हायरार्की को फॉलो करता था। आप ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे ले सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या है, हायरार्की को फॉलो किया जाता था, उसमें ऊपर से नीचे तक उसको तोड़ने के वो पक्ष में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इसके उद्देश्य जटिल है। अब ये चीज आपने देखना 2 बार पूछी जा चुकी है नेट में। विकास प्रशासन के जो उद्देश्य है वो क्या है, जटिल है। इसके उद्देश्य क्या है, जटिल है, और इसके उद्देश्य क्या है, सरल है। अब ये कैसे, इसके उद्देश्य जटिल क्यों है, क्योंकि जो आपका पारंपरिक जो प्रशासन था, आपका ट्रेडिशनल जो प्रशासन था, वो किसके ऊपर फोकस करता था, उसका लक्ष्य क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे हम करें, ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो क्या था, अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित था। तो सरल था क्योंकि इसको क्या है, उत्पादकता के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना था। लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, जटिल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तो आर्थिक विकास की तो इसको जरूरत है, ये सामाजिक विकास के ऊपर भी फोकस करता है, ये रिजर्वेशन की भी बात करता है ताकि सभी का इक्वल विकास हो सके। ठीक है, इगैलिटेरियन इसके अंदर विचार है। तो ये क्या है, जटिल है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत सारे क्या है,
फैक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए, जबकि ये ओनली प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्ट को, उत्पादन को अपने अंदर समाहित किए हुए था। उसके बाद इसका सरोकार क्या है? नई जिम्मेदारियों से है। इसका सरोकार क्या है? नई जिम्मेदारियों से है। जिम्मेदारी को ये बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है, ठीक है। और इसका जो सरोकार था, इसका जो काम था वो क्या था? दैनिक जिम्मेदारियों से। दैनिक जो कार्यकलाप है, दैनिक कार्यकलापों पर ही ये फोकस करता था, जबकि ये नई जिम्मेदारियों के ऊपर फोकस करता है। तो दैनिक कार्यकलाप क्या थे? एक प्रशासक को देखना होता था क्या आपकी प्रशासनिक व्यवस्था सही चल रही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है प्रोडक्शन में, या फिर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, तो बस यही काम करता था। लेकिन यहाँ पे नई जिम्मेदारियां आ गई, यहाँ पे सोशल जिम्मेदारियां भी एक प्रशासक के ऊपर आ गई, राजनीतिक जिम्मेदारियां भी आ गई, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या था? बेसिक कार्यक्रमों के ऊपर ये फोकस करता था, और ये योजना के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। योजना को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और योजना के अलावा ये कोई भी काम नहीं करता है। प्लानिंग इसका क्या है? कोर है। प्लानिंग इसका कोर है। और जो आपका पहला था, ये योजना के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर नहीं था। जितना यहाँ पे योजना के ऊपर निर्भर किया जाता है, उतना यहाँ पे योजना के ऊपर निर्भर नहीं किया जाता था, ठीक है। ये जो विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी है। विकास प्रशासन बहिर्मुखी है, और प्रारंभिक आपका ट्रेडिशनल जो है वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी, इस चीज को आप समझ लीजिए। बहिर्मुखी का मतलब क्या है? बहिर्मुखी का मतलब है कि प्रशासन से बाहर। प्रशासन जो है वो ना केवल देश के आंतरिक हिस्सों से रिलेटेड है, किसी संगठन के ना केवल आंतरिक हिस्सों से रिलेटेड रहेगा, बल्कि बाहरी हिस्सों से भी वो क्या है? रिलेटेड रहेगा। बहिर्मुखी का मतलब है कि पहले क्या होता था? अंतर्मुखी था। पहले अंतर्मुखी था, यानी जो विकास, जो प्रशासन का काम था वो संगठन के अंदर के विकास के ऊपर वो डिपेंड करता था, या फिर एक कंट्री के अंदर ही वो काम करता था। लेकिन जब विकास प्रशासन आया, वो अंतर्मुखी के साथ बहिर्मुखी भी बन गया, क्योंकि इसने क्या है? यूएनओ के साथ भी अपने संबंध बनाने थे। बाहर के संबंध है ना, इसने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, डेवलप्ड कंट्री के साथ भी अपने संबंध बनाने थे, इसलिए ये बहिर्मुखी है। तो ये कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए थी कि ट्रेडिशनल और विकास प्रशासन में क्या मूलभूत अंतर है। अब इसके बाद इसमें जो समझने के लिए है वो है, इसके साथ जो दो थिंकर्स जुड़े हैं। पहले थिंकर है आपके वीडनर, और दूसरे थिंकर है आपके रिग्स। इन दो थिंकर्स के विचार हमेशा पूछे जाते हैं विकास प्रशासन के बारे में, कि इन्होंने कौन कौन से थॉट दिए हैं और इनका योगदान क्या रहा है। तो ये आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडनर की बात करूंगा कि वीडनर ने विकास प्रशासन के अंदर क्या योगदान दिया है। सबसे पहला तो इनका योगदान था, इन्होंने मीन्स और एंड, जो मीन्स और एंड का कॉन्सेप्ट था कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो मीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था और एंड के ऊपर कम फोकस कर रहा था, उसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की। इन्होंने बोला आप जो मर्जी साधन यूज करो, जब आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो क्या फायदा है उसका। तो इन्होंने सबसे पहला योगदान दिया एंड, यानी लक्ष्य उन्मुखी होने की बात की, कि आपको प्रशासन ऐसा बनाना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को या फिर एंड को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी विकास प्रशासन को। इन्होंने क्या बोला था? गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड। ये 5 से 6 बार नेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, घुमा फिरा के कई तरीके से। विकास प्रशासन को गोल ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड किसने कहा, या फिर विकास प्रशासन को कार्यान्मुखी और परिवर्तन उन्मुखी किसने कहा? तो ये वीडनर की ही डेफिनेशन है।
अब ये गोल ओरिएंटेड तो आप इससे समझ ही गए होंगे, एंड और मीन से, कि हमें क्या है, एंड यानी गोल यानी लक्ष्य के ऊपर क्या है हमें फोकस करना होगा। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड तो हो गया। अब ये चेंज ओरिएंटेड की क्या बात कर रहे हैं कि विकास प्रशासन गोल ओरिएंटेड तो हमें समझ आ रहा है, चेंज ओरिएंटेड की ये क्या बात कर रहे हैं। तो चेंज ओरिएंटेड से इनका मतलब क्या था कि हमें इस प्रकार का प्रशासन विकसित करना पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सोशल इकोनॉमिक चेंज ला सके। जो कठोर कानून थे, जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा लाए गए थे, या फिर दूसरी जो प्रशासनिक पद्धतियां थी, उसको चेंज करके ये इस प्रकार के कानूनों की बात करते थे जो आज के लिए क्या हो, प्रासंगिक हो और जिसे लागू किया जा सके सोशल साइंस के ऊपर या फिर प्रशासन के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोला विकास प्रशासन को, गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड, यानी चेंज के ऊपर भी विकास प्रशासन क्या है, फोकस करेगा। अगला जो इनका योगदान है वीडनर का, वो है पार्टिसिपेटरी। इन्होंने क्या है, विकास प्रशासन को पार्टिसिपेटरी कहा कि विकास प्रशासन ऐसा नहीं है कि प्रशासक ही उसको आगे बढ़ाएंगे। विकास प्रशासन के पीछे क्या है, जनता भी पार्टिसिपेट करेगी, जनता भी अपना योगदान देगी। और जनता कैसे योगदान देगी उसके लिए भी इन्होंने कई मेथड बताए हैं, कई इन्होंने पद्धतियां उसके लिए सुझाई है। और लास्ट का जो इनका योगदान रहा है वो है नवाचार कि प्रशासन में हमें क्या करना होगा, नवाचार लाना होगा। नवाचार का मतलब क्या होता है, नया आचार। नया आचार को आप समझ सकते हैं, नए तरीके, इस तरीके के तरीके जो आज के समय में क्या हो, प्रासंगिक हो। तो नवाचार से इनका मतलब क्या था कि हमें प्रशासन में क्या है, नवाचार लाना होगा। यानी जो आधुनिकता आई है, आधुनिकता को समझते हुए विकास प्रशासन को हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा हमें। नवाचार से उनका मतलब था राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे विकास प्रशासन काम कर सके। और नवाचार में लास्ट जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था सोशियो इकोनॉमिक चेंज। तो ये नवाचार के अंदर आप देख सकते हैं आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण और सोशियो इकोनॉमिक चेंज के ऊपर इन्होंने बल दिया है। तो ये मेन योगदान रहा था वीडनर का। इसके बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने अभी ये लेक्चर लेके आया हूं, ये लक्ष्मीकांत की बुक से है, जो कि स्पेशली पब्लिक एड के लिए लगा है। तो हमारे लिए तो एक छोटा सा भाग लगा है विकास प्रशासन का। तो जो ये बुक है ये स्पेसिफिक पब्लिक एड के नेट के लिए ज्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, वीडनर का योगदान आपने देख लिया। उसके बाद रिक्स के योगदान को देखते हैं। तो रिक्स का कंपैरेटिव पब्लिक एड में भी योगदान रहा है, नियो पब्लिक एड में भी रहा है। तो विकास प्रशासन के अंदर इनका जो योगदान है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, विकास प्रशासन ऐसे संगठित प्रयास मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव का नाम है जो विकास में जुड़े लोगों के विषय में विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो योगदान है विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, इन्होंने ये टर्म यूज की है, विकास का प्रशासन एंड प्रशासन का विकास। इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है। विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट, इन्होंने दोनों रूप में विकास प्रशासन को परिभाषित किया है। तो ये कोटेशन भी पूछी जा सकती है कि विकास प्रशासन को किसने विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास कहा है, तो ये रिक्स ने कहा है। इससे इनका मतलब क्या था, सबसे पहले देखिए विकास का प्रशासन से इनका मतलब था, आप लिख लीजिए,
संगठनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, संगठनों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पद्धतियां, मेथड्स तथा नीतियों का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, विकास का प्रशासन का मतलब है जो विकास कार्यों में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां हैं। कोई भी पद्धति हो सकती है, आप प्रशासन को भी ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक पद्धति को ले सकते हैं, उन पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, और प्रशासन के विकास से इनका मतलब था कि जो प्रशासनिक क्षमताएं थी, प्रशासन का विकास मतलब जो प्रशासनिक क्षमताएं थी, सबसे पहले तो प्रशासनिक क्षमताओं का क्या है, विकास होना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए, उसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, कंसोलिडेशन, उसको क्या करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्या है, इन दोनों के बीच, विकास का प्रशासन और प्रशासन के विकास के बीच अंडे और मुर्गी का एग्जाम्पल दिया है कि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब आप विकास का प्रशासन यूज करते हैं तो आपको प्रशासन का भी विकास करना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के सामने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अंडे के बिना मुर्गी का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मुर्गी के बिना अंडे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था FW रिक्स का। ठीक है, तो मेनली इन दोनों के ही विचार विकास प्रशासन में पूछे जाते हैं, या तो फिर वेडनर का पूछेंगे या फिर रिक्स का पूछेंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने कम से कम थिंकर्स याद रखने हैं। ठीक है, आपने क्या है, थिंकर्स याद रखने कि कौन कौन से थिंकर्स जुड़े हैं। उसके बाद लुशियन पाई जो है, लुशियन पाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन लुशियन पाई को आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, तो वहां से उनके विचारों को आप ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।